गुड इवनिंग बच्चों। आज IC 46 की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स रेफ़र किए थे। अगर किसी ने वो क्लास अटेंड नहीं करी है, किसी ने वीडियो मिस कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। चैप्टर 2 में ये टॉपिक्स हम आज देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दे आर दी बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइंस एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग अगर आप करनी है, हमने लास्ट क्लास में देखा था अकाउंटिंग मतलब क्या होता है। जब भी आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में, तो अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो उन प्रोसीजर्स को हम बोलते हैं, उन थ्योरीज़ को, प्रोसीजर्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है बच्चे? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है जो हमें बताती है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी करंट जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होती है? तो ये होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है हमें कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि कंपनी की एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है। तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से हम क्या बता पाते हैं? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन होती है कि ये रिफ्लेक्ट करती है कंपनी की एसेट को, लायबिलिटी को, कंपनी की इक्विटी को। ठीक है। कंपनी की क्या एसेट है, उसकी क्या संपत्ति है। ठीक है। उसके पास लैंड क्या है, बिल्डिंग क्या है, उसने क्या इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्या लायबिलिटीज़ है कंपनी की, कंपनी ने कौन कौन से लोन्स ले रखे हैं। ठीक है। या कंपनी की इक्विटी क्या है, इक्विटी मतलब कंपनी की शेयर होल्डिंग क्या है। तो ये सब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए गैप के बारे में देखते हैं। तो गैप क्या है? GAAP बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैप होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की फुल फॉर्म है। और गैप के बारे में समझे तो ये क्या होते हैं? ये रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं विच आर अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग any business transaction in order to bring uniformity in preparation and presentation of financial statement। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दो कंपनी है एग्जांपल, ठीक है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। कंपनी ए अपनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड अपने तरीके से कर रही है, कंपनी बी अपने तरीके से कर रही है। ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंडक्ट एनी कंपैरेटिव एनालिसिस। देयरफॉर गैप हमेशा यूज़ करना चाहिए। गैप का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होनी चाहिए जो हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेगी। ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, गैप क्या होते हैं? गैप आर दी रूल्स और गाइडलाइंस विच आर अडॉप्टेड फॉर द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। ठीक है। ये क्या कहता है? यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाए और प्रेजेंट किया जाए यूनिफॉर्म तरीके से, ताकि कंपैरेटिव एनालिसिस करना इजी हो इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, ध्यान रखना, गैप को ही हम कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस भी कहते हैं। ठीक है। गैप्स आर आल्सो कॉल्ड कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? देखिए, अगर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शंस किसी साल आप 5 महीने की रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी साल 6 महीने की बुक ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो। ठीक है। तो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है अकाउंटिंग का जिसके बेसिस में आप बनाओगे। ठीक है। जैसे एक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितनी ट्रांजैक्शंस है वो आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। तो वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, सो इट स्टेट्स दैट ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन assumption that profit of transactions to be ascertained for a specific time period only। ठीक है। जो प्रॉफिट है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, बिज़नेस का, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। ऐसा नहीं है 5 महीने कभी कर लिया, कभी 6 महीने, नहीं। जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है 1 साल का, उसके बेसिस में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। नाउ, अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं कि अगर आप किसी भी असेट को, एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, अगर किसी भी असेट को आप रिकॉर्ड करोगे देन इट विल बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस पे नहीं। ठीक है। जो एसेट की कॉस्ट प्राइस थी जिसमें आपने एसेट को परचेज़ किया, उसमें आप उस कॉस्ट प्राइस को रिकॉर्ड करोगे, मार्केट प्राइस को रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं कि ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट देयर कॉस्ट प्राइस। ओके।
नाउ मैचिंग कंसेप्ट क्या कहते हैं? तो मैचिंग कंसेप्ट की बात करें तो मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना रेंट का एक्सपेंस इस साल मैंने रेंट दिया, ठीक है, बट मैंने बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, मैं अगले साल उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2023 के रेंट को 24 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस साल आप एक्सपेंसेस कर रहे हो उसके उसी साल के रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली। ओके, सो इट इज़ मैचिंग कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एन एंटिटी शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर एग्जांपल आपने डेप्रिसिएशन आप एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल रहे हो, दूसरे साल आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड से निकाल रहे हो, तो आपको अलग अलग चेंजेस नहीं करने रिकॉर्डिंग में। ठीक है, यू हैव टू रिकॉर्ड योर ट्रांजेक्शंस इन अ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर। ठीक है, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव कंसेप्ट क्या कहते हैं दोस्तों? देखो, कंजर्वेटिव कंसेप्ट कहते हैं, इसी को हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं। ये कहता है बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन सच अ मैनर दैट प्रॉफिट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड। आप किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद एक्सपेंस इनकम को दिखाने के बाद, ठीक है, जब आप एनालिसिस करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो जितना प्रॉफिट है वो ही आप रिफ्लेक्ट करोगे। प्रॉफिट को ओवरस्टेट नहीं करना। ठीक है, जो है एग्जैक्टली वो रिफ्लेक्ट करना है, ओवरस्टेट नहीं करना। ये तो रही पहली बात। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्या कहता है कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड। ठीक है, सारे के सारे एंटिसिपेटेड लॉसेस को आप अकाउंट करोगे, बट ऑल अनरियलाइज गेन्स कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, देखो भविष्य में जो मुझे लॉसेस होने वाले हैं मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, भविष्य में जो मुझे लॉसेस होने वाले हैं मैं प्रेजेंट में आज से ही उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। जैसे एग्जांपल, मैंने बैंक ने लोन दिया, अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है और उसने लोन के ऊपर 3 महीने तक, ठीक है, 90 दिन तक EMI नहीं दी है, ठीक है, तो 91 दिन से वो लोन क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा NPA हमारा। तो अब ऐसा थोड़ा ना है कि अगर मुझे पैसा कभी मिलेगा ही नहीं तो मैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं करूँगा, नहीं। तो जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, एंटिसिपेटेड मतलब कि मुझे पता है कि ये लॉस मेरा होने वाला है, ठीक है, तो आपको उसको रिकॉर्ड भी करना है। ठीक है, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड। अकाउंटेड का मतलब क्या होता है? उसकी रिकॉर्डिंग करनी है आपको। ठीक है, बिजनेस में, ट्रांजेक्शन्स में उसको रिकॉर्ड करके रखना है। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मटेरियलिटी कंसेप्ट कहते हैं कि अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द मटीरियल फैक्ट्स ओनली। आपको सिर्फ मटीरियल फैक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, अनमटीरियल फैक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करना। मटीरियल फैक्ट्स क्या होता है? जो बिज़नेस से जो क्वांटिफाइबल है। ठीक है, आपको एम्प्लॉई एक ऑनेस्ट है, ठीक है, एक एम्प्लॉई ऑनेस्ट है, तो इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ा ना करोगे आप। हाँ, एम्प्लॉई को सैलरी पे किया मैंने, मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल सुन लीजिए। इफ़ एनी आइटम इज़ लाइकली टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर और क्रेडिटर, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज अ मटीरियल एंड शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जितने भी मटीरियल चीज़ें हैं उसको आप रिकॉर्ड करोगे, और मटेरियल का मतलब ये भी है जो हमारे इन्वेस्टर को, क्रेडिटर को, हमारे बिजनेस डिसीज़न को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, उसको आप रिकॉर्ड करोगे। क्यों रिकॉर्ड करोगे? क्योंकि अगर कोई इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मटेरियल है, मटेरियल मतलब जो इम्पैक्ट डाल सकती है मेरे इन्वेस्टर के डिसीज़न पे, मेरे लेंडर, क्रेडिटर के डिसीज़न पे, तो अगर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो वो उनके इन्वेस्टमेंट डिसीज़न या फर्दर एनी बिज़नेस डिसीज़न को इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से आपको हर चीज़ को डिस्क्लोज़ करना है अपनी ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, लास्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट बच्चों फंडामेंटल आइडियाज़ और अजम्पशंस होते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, तो फंडामेंटल आइडियाज़ एंड अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड अकाउंटिंग कंसेप्ट। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।